नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096906606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। के संविधान का जो अनुच्छेद 148 है उसमें नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की देखिए व्यवस्था की गई है, जिसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहते हैं। ये देखिए भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का मुखिया होता है। लोक वित्त का यानी कि जो पब्लिक फाइनेंस है उसका संरक्षक होने के साथ साथ देश की जो संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था है उसका एक नियंत्रक होता है। और इसका जो नियंत्रण है वो न केवल केंद्र पर बल्कि राज्यों पर यानी कि राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर होता है। देखिए ये इसका कर्तव्य होता है कि भारत का जो संविधान है और जो संसद की विधि है इसके तहत ये वित्तीय प्रशासन को संभाले। आप मोटे तौर पर ये समझ सकते हैं क्या का काम जो है वो फाइनेंस को मैनेज करना होता है। ये बताता है कि भाई केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने जो खर्चा किया है उसके लिए जो संसद ने पैसा दिया था तो वो उसी पर्पज के लिए खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मतलब कहीं ऐसा तो नहीं पैसा मांगा किसी और चीज के लिए था लेकिन खर्च कहीं और कर दिया। तो ये बेसिकली बाद में चेक करता है आपके बजट में जिस तरह भी अनुदान मांगे गए उन सबको, और फिर पता निकालता है कि भाई क्या चीज किस तरीके से हुई है। अगर इसमें कोई इश्यूज को दिखता है तो अपनी रिपोर्ट में उसके बारे में बताता है। ठीक है, देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दी थी कि ये भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। इस बाकी कौन कौन है तो उच्चतम न्यायालय है, निर्वाचन आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है। तो कई बार पूछ लिया जा सकता है कि बी आर अम्बेडकर के अनुसार कौन से जो है प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बोले गए थे, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या बताया गया, इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये ध्यान रखिएगा कार्यभार संभालने से पहले राष्ट्रपति के सन्मुख शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। हमने बात की थी ना एकदम स्टार्टिंग में कि किस जो है ऑफिसर के द्वारा कौन सी शपथ ली जाती है। तो हमने देखिए उसमें पढ़ा था कि कैग का भी नाम था। अभी तक मैंने आपको इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वगैरह पढ़ाई लेकिन हमने शपथ की बात नहीं की। लेकिन कैग जो है अपना कार्यभार संभाले इससे पहले एक शपथ लेता है। कार्यकाल इसका होता है 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। और ये राष्ट्रपति को देखिए अपना त्याग पत्र भी भेज सकता है। राष्ट्रपति भी इसे हटा सकते हैं और उसी तरह हटाया जाता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो आपको पता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। और उन पर कब लगती है, जब उन्होंने या तो अयोग्यता हो या फिर दुर्व्यवहार किया हो। कहने का मतलब यह है संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के द्वारा जब दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो उसको हटाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। कैग को हटाने की प्रोसेस वैसे ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रोसेस है। राइट, अब चलते हैं भारत के महान्यायवादी की तरफ। तो ये है आपका अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक है, ये देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महान्यायवादी को देखिए इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करते हैं। इसमें देखिए उन योग्यताओं का होना बहुत मैंडेटरी है जो सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की नियुक्ति के लिए होती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक जज के लिए जो एलिजिबिलिटी है वही एलिजिबिलिटी भारत के महान्यायवादी में होनी चाहिए। जैसे वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में से काम करने का कम से कम 5 सालों का अनुभव हो, या फिर किसी हाई कोर्ट में वकालत का उसको 10 वर्षों का अनुभव हो, या फिर राष्ट्रपति को लगता हो कि वो न्यायिक मामलों का एक क्या योग्य व्यक्ति है। अब देखिए जो महान्यायवादी का कार्यकाल है उसको संविधान के द्वारा निश्चित नहीं किया गया है, न ही उसको हटाने को लेकर कोई व्यवस्था दी गई है। जब तक राष्ट्रपति चाहे वो अपने पद पर रह सकता है, इसलिए कहा जाता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहता है। और जो इसका मतलब है राष्ट्रपति द्वारा से कभी भी हटाया जा सकता है। अब देखिए परंपरा तो ये है कि जब मंत्री परिषद बदलती है, मतलब सरकार जब बदलती है, तो इसको भी बदल दिया जाता है या ये खुद ही त्याग पत्र दे देता है। क्योंकि देखिए ये जो कानून रूप से सर्वोच्च अधिकारी इसकी नियुक्ति सीधे सीधे जो है सरकार की सिफारिश पर ही होती है। तो अगर गवर्नमेंट बदल जाती है तो गवर्नमेंट अपने ऑफिसर्स भी तो बदलती है। तो ये एक परंपरा है। अब देखिए इसकी जो पारिश्रमिक की बात है उसको भी तय नहीं किया गया है। राष्ट्रपति जितना निर्धारित करते हैं उतना इसको मिल जाता है। अब क्योंकि केंद्र में एक है हमारे महाधिवक्ता, केंद्र में एक हमारे अटॉर्नी जनरल है, तो राज्य में भी हमारे क्या एक महाधिवक्ता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 165 के तहत। ये राज्य में सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। और इसमें देखिए हाई कोर्ट का जज बनने की जैसी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब यानी कि भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का इसको क्या है अनुभव होना चाहिए। राइट, अब देखिए इसके भी कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है और इसको हटाने की व्यवस्था का वर्णन भी नहीं है। ये भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, मतलब राज्यपाल कभी भी हटा सकते हैं, ये भी त्याग पत्र दे सकता है। देखिए सामान्य
सामान्यतः त्यागपत्र तब दिया जाता है, परंपरा ये है जब सरकार यानी कि मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है, क्योंकि नियुक्ति क्या है, सरकार की सिफारिश पर होती है। इसके भी वेतन भत्तों को निश्चित नहीं किया गया है और जैसा राज्यपाल कहते हैं उस हिसाब से इसको जो है सैलरी मिलती है। तो मतलब एकदम सेम टू सेम कैसा है जैसे हमारा केंद्र की बात थी। ठीक है, अब देखिए हम गैर संवैधानिक निकायों यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की तरफ चलते हैं, एक एक करके इसको देखते हैं, जिसमें सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नीति आयोग। स्थापना देखिए 2014 में हुई और मोर एक्यूरेटली अगस्त 2014 में मोदी सरकार के द्वारा हुई थी और उन्होंने जो 65 साल पुराना योजना आयोग था उसको भंग करके उसके स्थान पर एक नए निकाय की स्थापना की थी। तो इसी के अनुरूप देखिए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना बेसिकली योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में की गई। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, शायद मेरे बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई हो। देखिए 13 अगस्त 2014 को तो उन्होंने पुराने योजना आयोग को भंग कर दिया, ठीक है, और फिर 1 जनवरी 2015 को उन्होंने नीति आयोग को स्थापित किया। तो अगर नीति आयोग की स्टैब्लिशमेंट की कभी डेट पूछी जाए तो ये 1 जनवरी 2015 होगी, राइट। अब मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो गई हैं। अब देखिए ये जो नीति आयोग है ये दरअसल योजना आयोग की तरह ही भारत सरकार का एक कार्यकालीय संकल्प यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा सर्जित एक निकाय यानी कि एग्जीक्यूटिव आपने डिसीजन के द्वारा ही इसको स्टैब्लिश कर दिया है। ना तो ये संवैधानिक है, संविधान को संशोधन करके नहीं बनाया, ना ही ये वैधानिक है, कोई एक्ट भी आपने पास नहीं किया। तो दूसरे शब्दों में कहे तो ये गैर संवैधानिक और संविधानेतर निकाय है, ठीक है, और साथ में ये गैर वैधानिक भी है क्योंकि इसको संसद के किसी अधिनियम के द्वारा अधिनियमित नहीं किया गया है। आप सीधे सीधे ये ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत वैसे ही बना दिया जैसे कभी योजना आयोग को बना दिया गया था, राइट। अब देखिए ये क्या है, ये सरकार का एक थिंक टैंक है जो सरकार को पॉलिसीज बनाने में, ठीक है, उनको डेवलपमेंट से रिलेटेड प्लानिंग बनाने में क्या है, हेल्प करता है। और ये साथ ही जो स्ट्रेटेजिक रणनीति को दीर्घकालीन नीति कार्यक्रम होते हैं उनका एक मसौदा भी तैयार करता है, जैसे 15 साल का डॉक्यूमेंट, 30 साल का डॉक्यूमेंट है ना, ये इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर करता है और फिर इसके अकॉर्डिंग केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक और तकनीकी सलाह भी देता है, टेक्निकल एडवाइजरी भी देता है कि भाई कोई चीज कैसे क्या करनी है। देखिए योजना आयोग जो कि पुराना वाला था उसके युग की पहचान थी कि नीतियां पॉलिसी जो है केंद्र से राज्यों की तरफ एक तरफा परफॉर्म का चलता था, यानी कि वन वे रास्ता था, राज्यों की इनपुट्स को कोई नहीं सुनता था, जबकि लागू तो पॉलिसीज आखिरकार राज्यों में होनी है, उनकी इनपुट्स को सुना जाना चाहिए। लेकिन अब नीति आयोग जो है ये दरअसल लगातार वास्तविक और सतत भागीदारी में विश्वास रखता है, उसी के अनुरूप काम करता है। तो ये जो बॉटम टू टॉप अप्रोच है इसको लेके काम करता है। योजना आयोग आता है आपका टॉप टू बॉटम अप्रोच में और नीति आयोग आपका आता है बॉटम टू टॉप अप्रोच में, राइट। आप देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो नीति आयोग है वो वैचारिक दृष्टिकोणों का संघर्षवादी रुख नहीं अपनाता बल्कि सहयोगात्मक स्थिति लेकर चलता है, संघवाद की भावना के अनुरूप जो है काम होता है। और मैंने आपको बताया ना कि आधार से शीर्ष न होकर शीर्ष से आधार, ठीक है, जो है दृष्टिकोण के आधार पर, ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया है बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए ये शीर्ष से आधार नहीं बल्कि आधार से शीर्ष की ओर जो है काम करता है, राइट। इसको थोड़ा सा जो है आप ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा इसको ना जहाँ पे थोड़ी सी बहुत मिस्टेक होती है तो नोट कर लिया कीजिए। वैसे तो मेरी टीम के द्वारा एकदम फुल प्रूफ देखे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं कि कहीं कोई भी मिस्टेक ना हो, लेकिन देखिए ह्यूमन एरर है, लेकिन हमारी टीम के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, देखिए नोटिफाइड कर दिया जाता है ताकि आपको कोई चीज गलत याद ना हो जाए, ठीक है। तो इस चीज को समझते हुए थोड़ा सा आपका लोगों का सपोर्ट हमको चाहिए, देखिए उसको आप प्लीज बनाए रखिएगा और इसी तरह वीडियोस को अपना प्यार हमेशा देते रहिए। अच्छा एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको थ्रू आउट द वीडियो देखना, देखिए मैं बताई नहीं हूँ क्योंकि मेरे को लगा था कि एक स्टार्टिंग में बता दिया है तो एक बार बीच में बता देंगे, तो आप लोगों को वैसे भी पता ही है। इन्फॉर्मेशन ये थी कि देखिए हमारी टीम के द्वारा जितने भी पीसीएस एग्जाम्स हैं खासकर जो नॉर्थ पट्टी के हैं उनके बारे में देखिए पेड ग्रुप चलाए जाते हैं जिनमें आपको सारा कंटेंट अवेलेबल कराया जाता है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है, क्विजेस वगैरह होती है। अगर इन सब चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो बहुत आसान तरीके से आप जो है अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिएगा सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ठीक है, ज्ञान सर का भी व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसके अलावा 2 नंबर और दिए गए हैं टीम के। तो पेड ग्रुप्स के लिए आप कॉल कर सकते हैं और एक बार पेमेंट आपकी डन हो जाती है तो आपको ग्रुप्स में ज्वाइन करा दिया जाता है और जब तक आप ज्वाइन रहते हैं तब तक आपको प्रॉपर मेंटोरशिप दी जाती है, आपकी कोई भी समस्या होती है उसको सुना जाता है, सुलझाया जाता है। तो तैयारी में आपको देखिए काफी एक मोटिवेटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नीति आयोग के गठन की अगर बात करें तो अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं और ये पदेन अध्यक्ष के रूप में रहते हैं। जिसकी शासकीय परिषद होती है यानी कि गवर्निंग काउंसिल होती है, उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। जो केंद्र शासित क्षेत्र है जिसमें विधायिका है और मुख्यमंत्री है, कौन कौन सी, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर। अब तक तो आपको सब याद हो गया होगा ना, अरे बहुत स्मार्ट हो गए आप लोग, आपने बहुत पढ़ लिया है। मुझे पक्का है कि ना इतनी जो हमने लंबी वीडियो ये बनाई इसमें आपको बहुत चीजें याद हो गई है। तो ठीक है, वो वाले यूनियन टेरिटरीज जिनमें विधान परिषद है, ठीक है, तो उनके मुख्यमंत्री, और साथ में वो वाले
वाले यूनियन टेरिटरी जिनमें उपराज्यपाल है, तो ये सारे के सारे देखिए उसके अंदर होते हैं। फिर क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, देखिए इनका जो गठन होता है वो एक या ज्यादा राज्यों या क्षेत्रों से मिलकर किसी विशिष्ट मुद्दे का समाधान करने के लिए किया जाता है। जैसे कुछ टाइम पहले एग्रीकल्चर में क्या कुछ चेंज किया जाए, कृषि को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए जो शिवराज सिंह चौहान थे उनकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था, जिसमें कुछ 7-8 राज्य थे। तो इस तरीके से होता है, इसका एक निश्चित कार्यकाल देखिए होता है। संयोजन इसका प्रधानमंत्री करते हैं, जो राज्यों के मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटरीज के उपराज्यपाल होते हैं वो उसमें शामिल रहते हैं। ठीक है, इस परिषद का जो सभापतित्व होता है वो नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। फिर कुछ देखिए स्पेशल इन्विटीज भी होते हैं, विशिष्ट आमंत्रित व्यक्ति भी होते हैं, कुछ विशेषज्ञ, कुछ जानकार रखने वाले लोग, कुछ अभ्यासी, मतलब ऐसे लोग जिनके पास किसी क्षेत्र के बारे में विशेष ज्ञान है, योग्यता है, तो उनकी इनपुट्स लेने की, फीडबैक लेने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा देखिए उनको नामित किया जाता है। अब एक पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा होता है, इसकी बात करते हैं तो देखिए प्रधानमंत्री तो अध्यक्ष है ही, इसके अलावा एक उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होते हैं और उनका पद कैबिनेट मंत्री के समकक्ष जो है होता है। सदस्यों में पूर्णकालिक ये राज्य मंत्री के पद के समक्ष जो है होते हैं। फिर कुछ अंशकालिक सदस्य होते हैं, अधिकतम 2 हो सकते हैं, जो प्रमुख विश्वविद्यालय है, शोध संगठन है, प्रासंगिक संस्थाएं हैं, वहां से देखिए इनको पदेन सदस्य के रूप में लिया जाता है। अंशकालिक जो सदस्य होती है वो साइक्लिक रूप में होती है, मतलब आज आपकी बारी है, कल को किसी और की बारी होगी। फिर पदेन सदस्य तो देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा जो कैबिनेट होती है उसमें से अधिकतम 4 सदस्यों को नामित किया जाता है, राइट। फिर मुख्य कार्यपालक अधिकारी होते हैं, आपके सीईओ होते हैं, तो निश्चित कार्यकाल के प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और भारत सरकार के सचिव के समकक्ष जो है काम करते हैं। सचिवालय तो जैसा जरूरी लगे वैसा होता है, राइट। ये हो गया नीति आयोग के बारे में। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग में। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक संवैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल इसके लिए मेंशन नहीं है, बल्कि एक एक्ट के द्वारा इसको देखिए स्टैब्लिश किया गया है। इसका जो गठन है वो एक अधिनियम के द्वारा हुआ है जिसका नाम है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ये देखिए ह्यूमन राइट्स का प्रहरी है, यानी कि जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ बताया गया है, इंटरनेशनल जो संधियां होती हैं उनके द्वारा अगर कुछ पता चला है, ठीक है, अगर कोर्ट वगैरह ने कुछ चीजें बताई हैं, उनके द्वारा जो जीवन, स्वतंत्रता, समता और व्यक्तिगत मर्यादा से संबंधित अधिकार जो हमें मिले हैं, ये उनके प्रोटेक्टर के रूप में जो है काम करता है, राइट। आप देखिए ये क्या है, एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो या तो कोई रिटायरमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हो, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश हो, या तो देखिए हाई कोर्ट के कोई भी रिटायर्ड क्या हो, जज हो, मुख्य न्यायाधीश हो, या फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या तो वो हो, या फिर उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के कोई न्यायाधीश हो, राइट, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए जो सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का कार्यरत या फिर सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, यानी कि सदस्य के रूप में कौन कौन हो, सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाला रिटायर्ड कोई जज, इसके अलावा हाई कोर्ट में रिटायर्ड या काम करने वाला कोई मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 3 अन्य व्यक्ति होते हैं जिनको ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ ज्यादा अनुभव हो, इनको जानकारी हो। इन पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में 7 और सदस्य होते हैं जिनमें जो कि पदेन सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम एक महिला होनी ही चाहिए। कहाँ से, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय जो है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग और विकलांग व्यक्तियों के लिए जो मुख्य आयुक्त है, इन सबसे देखिए पदेन सदस्य इसके होते हैं। अगर बात की जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, देखिए रेड कलर से इसको हाईलाइट भी किया गया है। इसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित एक 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, बकायदा कमेटी बैठती है, वो कमेटी जैसे रिकमेंडेशन करती है उन रिकमेंडेशन के अनुरूप देखिए इसमें जो है नियुक्ति होती है। अब एक प्रश्न उठना चाहिए, भाई कमेटी में कौन कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा में जो उप सभापति होते हैं, और संसद के दोनों सदनों में जो मुख्य विपक्षी दल का नेता होता है, और केंद्रीय गृह मंत्री, ये लोग एक समिति के अंदर होते हैं और ये लोग जो है सिफारिशें देते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी हो सकती है, ठीक है। अगला देखते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 3 साल या फिर 70 साल की आयु, जो भी पहले हो जाए। ये देखिए पुनः नियुक्ति के पात्र हैं, रीअपॉइंट इनको किया जा सकता है, लेकिन जब एक बार इनका ह्यूमन राइट के कमीशन के अंदर कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो अध्यक्ष हो या सदस्य हो वो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं। ये सब देखिए स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाता है, तो प्लीज इनको जरा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की।
तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ने न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी देखिए मानवाधिकार आयोगों की स्थापना का प्रावधान किया था। अभी तक देश में लगभग 26 राज्यों ने आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से मानवाधिकार आयोगों की स्थापना जो है की है। अब कुछ चीजें हैं, देखिए अगर केंद्र में भी है राज्यों में भी है तो कुछ तो डिफरेंस होगा। तो जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो केवल उन्हीं मामलों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो या तो संविधान की राज्य सूची से संबंधित हो या फिर समवर्ती सूची से संबंधित हो। ठीक है, केंद्र वाले पर उनको राइट नहीं है। लेकिन अगर कोई मामला किसी भी प्रकार का मामला किसी भी सूची से संबंधित हो, वो पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या किसी विधिक निकाय के पास जांच के लिए गया हुआ है, तो जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जो है ध्यान रख लीजिएगा। आप देखिए इस ये भी एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं, और उच्च न्यायालय का जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश तथा सदस्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होते हैं। राज्यों का जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिसे 7 वर्षों का अनुभव हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मानव अधिकारों के बारे में विशेष अनुभव हो, उसको भी देखिए आयोग का जो है सदस्य बनाया जा सकता है। अच्छा, नियुक्ति कौन करते हैं? तो अगेन राज्यपाल की देखिए एक समिति होती है और उसकी अनुशंसा पर करते हैं। तो और कार्यकाल कितना, तो 3 साल या 70 साल तक होता है। पुनः नियुक्ति के ये पात्र हैं। अगर देखिए एक बार इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो जो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन किसी सरकारी पद को ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद देखिए जो एक और चीज ध्यान रखिएगा, नियुक्ति तो देखिए जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की वो राज्यपाल कर सकते हैं, लेकिन पद से उनको केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा आ जाता है आपका देखिए केंद्रीय सूचना आयोग। तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई और ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। ठीक है, इसलिए संवैधानिक आयोग नहीं है। ये क्या एक उच्च शक्ति वाला स्वतंत्र निकाय है जो दर्ज शिकायतों की जांच करता है, उनका निराकरण करता है। ठीक है, और ये बेसिकली केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन जो कार्यरत कार्यालय है उनमें जो वित्तीय संस्थान है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, उनके बारे में शिकायत और अपीलों की सुनवाई करता है। राइट, देखिए शुरू में क्या है, इसमें 5 आयुक्त थे जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता था, लेकिन वर्तमान में अगर 2019 की मैं बात करूं तो मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 6 अन्य सूचना आयुक्त हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक सिफारिश समिति की सिफारिश पर की जाती है। और प्रमुख रूप से कौन कौन है, तो प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट का मंत्री होता है। अगर कार्यकाल की बात की जाए तो या तो देखिए कार्यकाल आपका जैसा केंद्र सरकार ने निर्धारित किया हो उतना, या फिर 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो तब तक आप रह सकते हैं। पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं राज्य सूचना आयोग की, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की। तो 2005 का जो अधिनियम था उसके द्वारा इसको भी स्थापित किया गया था। ठीक है, और देखिए ये क्या है, एक स्वतंत्र निकाय है जो बेसिकली राज्य सरकार के अधीन कार्यरत जो कार्यालय है, वित्तीय संस्थान है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण है, उन सब के बारे में शिकायतों और अपीलों की जांच करता है। तो देखिए टोटल कितने, तो एक मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त होते थे, 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, ये आपने ध्यान रखना है। यानी कि एक अपर लिमिट दे दी कि भाई 10 से ऊपर तो नहीं हो सकते। फिर देखिए जो हमारे इसके अंदर जो प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री समिति के अंदर कौन कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री विधानसभा में विपक्ष के नेता और मुख्य द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो पहले जैसा ये बिल्कुल सेम। इसके अलावा देखिए आयोग का जो अध्यक्ष होगा या सदस्य लोग होंगे उनमें सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव हो, विधि विज्ञान तकनीक, सामाजिक सेवा प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंचार, प्रशासन आदि का अनुभव होना चाहिए। उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद न धारण करते हो, कोई लाभ का व्यापार भी ना करते हो। ये सब इसलिए है देखिए ताकि वो निष्पक्ष होकर अपना काम कर सके। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और जो अन्य सूचना आयुक्त होते हैं वो केंद्र के द्वारा निर्धारित अवधि या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो तब तक पद पर बने रहते हैं। पुनर्नियुक्ति की पात्रता देखिए नहीं होती है, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। केंद्रीय सतर्कता आयोग देखिए भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है, यानी कि ध्यान रखिएगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की हम जब भी बात करेंगे तो करप्शन को वर्ड को जो है ध्यान रखिएगा। 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था और दरअसल एक संस्थानम समिति बनाई गई थी। उसको काम ही ये दिया गया था भाई आप ये बताओ करप्शन को कैसे रोका जाए। तो उन्होंने एक सिफारिश की थी भाई एक सीवीसी आप बना लो जो करप्शन वगैरह पे कंट्रोल रखेगा, तो उसकी सिफारिशों पे ही इसका देखिए गठन हुआ था। तो अगर ओरिजिनली बात की जाए तो ना तो ये एक सांविधिक संस्था थी क्योंकि कोई एक्ट नहीं
कानूनी था और ना ही संवैधानिक थी। लेकिन बाद में 2003 में संसद ने एक एक्ट जो है पारित कर दिया और इसको संवैधानिक दर्जा जो है, स्टैट्यूटरी दर्जा जो है दे दिया। 2004 में केंद्रीय सतर्कता आयोग को सार्वजनिक हित खुलासे एवं सूचना देने वाले का सुरक्षा प्रस्ताव के तहत सूचना देने वाले जो लोग होते हैं, विसल ब्लोअर्स जो होते हैं, उनके द्वारा भ्रष्टाचार या फिर दुरुपयोग के आरोपों से किसी भी प्रकार का खुलासा या शिकायतें प्राप्त करने या उन पर कार्रवाई करने हेतु अभिकरण देखिए बनाया गया और इस प्रस्ताव को विसल ब्लोअर के नाम से जाना जाता है। आसान करके समझते हैं। देखिए, अगर किसी पब्लिक ऑफिस में कुछ घपलेबाजी चल रही है, कुछ भ्रष्टाचार वगैरह हो रहा है, तो कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा ना जो इसके बारे में बताएगा। लेकिन क्या होता है, उन व्यक्तियों की जान को भी खतरा रहता है, उनको बहुत मतलब दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना नाम छुपाए रखने की एवज पे इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। तो उन्हीं लोगों को विसल ब्लोअर देखिए कहा जाता है। और विसल ब्लोअर जब भी कोई शिकायत करे, जब भी कोई आरोप लगाए, तो सबकी जांच करना, निगरानी करना, ये सब अधिकार देखिए सीवीसी को दिया गया है। राइट। अब देखिए, ये भी क्या है, एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है जो कि अध्यक्ष होता है। 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं, 2 या 2 से कम, इसको ध्यान रखना है। नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। समिति में कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। अगर कार्यकाल की बात करें तो 4 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो होता है। ठीक है। एक बार जब इनका कार्यकाल हो जाता है तो केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी पोस्ट के लिए योग्य नहीं होते। अब बात आती है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। तो देखिए 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा इसको स्थापित किया गया था। बाद में इसे क्रमिक मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया। होम मिनिस्ट्री के अंडर देखिए स्टैब्लिश हुआ था, बट अब कहाँ है, क्रमिक मंत्रालय में, ये ध्यान रखिएगा। और अब इसकी क्रमिक मंत्रालय के तहत एक संबंध ऑफिस के रूप में देखिए मान्यता है। देखिए जब एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट था, ठीक है, यानी कि एक अलग से एक चीज थी जिसका नाम था स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। बाद में उसका भी जो विलय है सीबीआई में ही कर दिया गया। सीबीआई की देखिए स्थापना भी जो संथानम समिति थी उसकी सिफारिशों के अनुसार ही की गई थी। ये कोई वैधानिक संस्था नहीं है, कोई एक्ट पारित करके इसको नहीं बनाया गया, इसको तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बना दिया गया था। लेकिन इसको पावर कहां से मिलती है? तो देखिए, जो दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 है, उससे इसको पावर मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए सीबीआई केंद्र सरकार की क्या मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ईमानदारी वगैरह को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, लोकपाल है, उनको भी सहायता देती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई लोकपाल और जो सीवीसी है उसके लिए भी सीबीआई काम करता है। निदेशक देखिए डायरेक्टर सीबीआई का प्रमुख होता है। इसके सहयोग के लिए विशेष निदेशक और अतिरिक्त निदेशक जो है होते हैं। इसके अलावा संयुक्त निदेशक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और पुलिस रैंक के अन्य क्रमिक होते हैं। कुल मिलाकर लगभग 5000 कर्मचारी हैं, फोरेंसिक वैज्ञानिक हैं और विधि अधिकारी। ये डाटा मत याद रखिएगा, बदलता रहता है, पूछा भी नहीं जाता, बस पता हो कि कौन कौन काम करता है। राइट। उसके बाद देखिए जो केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 है, उसके द्वारा सीबीआई के निदेशक को 2 साल के कार्यकाल की अवधि की सुरक्षा मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका लोकपाल और लोकायुक्त। उसमें सबसे पहले देखते हैं लोकपाल। देखिए जो भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग था, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो कमीशन था, उसकी सिफारिशों पर नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए 2 विशेष प्राधिकारी लोकपाल और लोकायुक्त की जो है नियुक्ति की गई। और ये कहां से प्रेरित है? तो जो स्कैंडिनेवियन देश हैं उनके पास एक इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बुड्समैन है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बुड्समैन है। और न्यूजीलैंड में पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसकी तर्ज पर इसकी स्थापना हुई है। ये देखिए लोकपाल जो है मंत्री, केंद्र और राज्य स्तर के जो सचिव होते हैं, इनसे संबंधित शिकायतों को देखता है। लोकपाल केंद्र में और प्रत्येक राज्य में विशेष उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को देखता है। और प्रशासनिक सुधार आयोग ने न्यूजीलैंड की तरह न्यायालयों को, कोर्ट को भी देखिए लोकायुक्त या लोकपाल के दायरे से बाहर रखने की जो है सिफारिश की। लेकिन स्वीडन की अगर बात करें तो जो कोर्ट है वो ओम्बुड्समैन के अंतर्गत आते हैं। राइट। अब देखिए क्या है, जो प्रशासनिक सुधार आयोग था उसके अनुसार राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति की सलाह पर लोकपाल की नियुक्ति करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाता है लोकायुक्त। तो देखिए लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 कानूनी रूप से लागू हुआ। इससे पहले ही बहुत सारे राज्यों ने अपने राज्य में लोकायुक्त जो है नियुक्त करके रख रखे थे। जैसे अगर सर्वप्रथम लोकायुक्त के गठन की बात की जाए तो 1971 में महाराष्ट्र में हुआ। हालांकि उड़ीसा में अधिनियम 1970 में पारित हो गया था सबसे पहले, लेकिन लागू हुआ 1983 में। तो फाइनल जो हुआ सबसे पहले वो महाराष्ट्र में हुआ। अगर 2013 तक देखिए तो 21 राज्य और एक संघ शासित क्षेत्र ने अपने यहाँ लोकायुक्त की संस्था की जो स्थापना की थी। ठीक है। अब देखिए इनकी जो नियुक्ति है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। और राज्यपाल जो है राज्य के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश से राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता से परामर्श करते हैं और ये उनके ऊपर अनिवार्य है। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। पुनर्नियुक्ति के पात्र ये नहीं होते हैं। आप चलते हैं देखिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की तरफ। तो राष्ट्रीय अन्वेषण
अभिकरण की स्थापना 2009 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि आपका जो एनआईए एक्ट 2008 है उसके प्रावधानों के तहत की गई थी। ठीक है, ये आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन क्या है, एजेंसी है, टेररिज्म को ये रोकती है। देखिए स्थापना हुई थी मुंबई में 2008 के आतंकी हमले हुए थे उसकी पृष्ठभूमि में भारत में जो एक आतंक का वातावरण बन गया था, तो ऐसा महसूस हुआ कि एक संघीय अभिकरण की जरूरत है जो पूरे देश में टेररिज्म जैसे अपराधों को रोकथाम के लिए बने। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, रीजनल ऑफिस हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, लखनऊ, कोच्चि, कोलकाता, जम्मू और रायपुर में है। इसके अलावा इसका देखिए सेल भी है जिसको बोलते हैं टीएफसीसी सेल, जो जाली मुद्रा और आतंकी वित्त पोषण से संबंधित मामलों को देखता है। राइट, ये एक महानिदेशक के अधीन कार्य करता है जिसकी नियुक्ति करती है केंद्र सरकार और इसकी शक्तियां किसी भी राज्य के पुलिस महानिदेशक को प्राप्त शक्ति के बराबर होती है। इसको ध्यान रखिएगा। जो एनआईए है वो गृह मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक के नियंत्रण में काम करता है। मैंने देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ाया था कि कौन कौन से ऑफिस किस किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं, तो ये देखिए ऐसे हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हो गया एनआईए के बारे में। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। तो देखिए जो राष्ट्रीय आप कह सकते हैं जो आपदा प्रबंधन है उसको राष्ट्रीय प्राथमिकता मानी गई 1999 में और एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया गया। गुजरात में भूकंप आए 2001 में, फिर राष्ट्रीय समिति गठित की गई और उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आपदा प्रबंधन योजना को बनाइए और इनकी जो प्रभाव होते हैं इनको न्यूनीकरण करने के लिए अपने सुझाव और अनुशंसाएं दें। फिर 2004 में देखिए हिंद महासागर में सुनामी आ गई तो भारत सरकार ने देखिए आपदा प्रबंधन अधिनियम यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को अधिनियमित कर दिया। इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए जो एनडीएमए की स्थापना है वो 2005 में कार्यकारी आदेश के द्वारा की गई, फिर 2006 में अधिनियम के अंतर्गत इसको अधिसूचित कर दिया गया। इसमें कौन कौन होते हैं, तो एक अध्यक्ष होते हैं और 9 जो है अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ही इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। सदस्य गण जो है अध्यक्ष के द्वारा नामित किए जाते हैं और इन्हीं सदस्यों में से अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष का नाम जो है नामित कर देता है। देखिए एनडीएमए की जो स्थापना हुई है वो इस दृष्टिकोण को सामने रखकर हुई है कि भारत को एक समग्र, सक्रिय, तत्पर, प्रौद्योगिकी चालित उद्धारणीय विकास रणनीति और प्रक्रिया जिसमें सभी हितधारकों द्वारा रोकथाम, तैयारी और न्यूनीकरण की संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता हो, भारत को आपदाओं के खिलाफ एक सुरक्षित और आपदा सहन करने योग्य देश बनाना है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो हमारी राज्य व्यवस्था में यूज होते हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे गणपूर्ति, कोरम क्या होता है? देखिए सदन के अंदर सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है, जितनी होने पर ही आप कामकाज कर सकते हो, उसको कोरम कहते हैं। ये प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। यानी अगर कोई काम करना है तो लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य चाहिए, राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए। अगर कोरम नहीं है तो ये अध्यक्ष या सभापति का दायित्व होता है कि वो स्थगित कर दे या फिर जब तक गणपूर्ति नहीं होती है तब तक कोई काम ना करे। एक होता है प्रश्नकाल जिसको क्वेश्चन आवर भी कहते हैं। देखिए संसद का जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल के लिए होता है, नाम से ही पता चल रहा है। इसके दौरान सदस्य जो है प्रश्न पूछते हैं, मंत्री जो है उत्तर देते हैं। प्रश्न मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं, एक तारांकित, एक अतारांकित और अल्प सूचना वाले। तारांकित जो प्रश्न होते हैं इनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है और इसके बाद आप पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हो, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो। वहीं जो अतारांकित प्रश्न है उनके मामले में देखिए लिखित रिपोर्ट देनी आवश्यक होती है, एक रिटर्न आंसर देना पड़ता है, इसलिए आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। अल्प सूचना वाले प्रश्न वो होते हैं जिनको देखिए कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है, इनका उत्तर भी मौखिक ही दिया जाता है। इसके बाद देखिए एक वर्ड आता है शून्यकाल, जो कि कोविड के टाइम पे तो काफी न्यूज में भी था, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट ने शून्यकाल को होल्ड पे रख दिया था कि भाई थोड़े दिन तक इसको नहीं करेंगे। तो मजेदार बात यह है कि जो सदन की प्रक्रिया नियम है, भाई सदन कैसे कार्रवाई करेगा, उसमें इसका उल्लेख ही नहीं है, बल्कि क्या है, एक अनौपचारिक साधन है। इसमें संसद के सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामला उठा सकते हैं, एकदम कुछ भी पूछ सकते हैं जो भी उनको रिलेवेंट लगता है। ये शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, ठीक है, और जो दूसरा सदन है उसके नियमित कार्य के साथ इसको कार्यरत कर दिया जाता है। मतलब की बात यह है प्रश्नकाल स्टार्टिंग में आता है, उसके बाद सदन का कार्यक्रम तय किया जाता है, ये बाद में आता है। इनके बीच में जो भी टाइम रहता है उसको शून्यकाल बोलते हैं। ये भारत की संसद की एक इनोवेशन है और ये शुरुआत कब से है, तो 1962 से है। राइट, अब अगला होता है देखिए प्रस्ताव, मोशन। ये क्या कहते हैं? देखिए लोक महत्व का अगर कोई भी मुद्दा है तो जब तक पीठासीन अधिकारी की आप स्वीकृति नहीं ले लेते तो उसके बिना बहस नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए जो सदन है वो अपना मत बताता है कि भाई किसी चीज को हाँ बोलना है या ना बोलना है, तो वो ये किसके द्वारा करते हैं? ये देखिए मंत्री या जो गैर सरकारी सदस्य होते हैं उनके द्वारा लाया गया जो प्रस्ताव, जो मोशन होता है उस पर हाँ या ना यानी कि प्रस्ताव को पारित करके या फिर बिना पारित करके देते हैं। तो देखिए जो प्रस्ताव लाए होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की श्रेणियों से होते हैं। एक होता है आपका महत्वपूर्ण प्रस्ताव, ये देखिए अपने आप में स्वयं वर्णित होता है, इसके नाम में ही पता चल जाता है कि ये क्या चीज कहना चाह रहा है। जैसे बहुत महत्वपूर्ण मामले, राष्ट्रपति के खिलाफ अगर महाभियोग लगाना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को
हटाना है, ऐसे मामले इसमें शामिल होते हैं। दूसरा होता है देखिए स्थानापन्न प्रस्ताव। ये ऐसा प्रस्ताव है जो मूल प्रस्ताव का स्थान ले लेता है। अगर स्थानापन्न प्रस्ताव को सदन स्वीकार कर लेता है तो मूल प्रस्ताव स्थगित हो जाएगा। फिर एक होता है पूरक प्रस्ताव। इसकी देखिए अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होती। इसे तब तक पारित नहीं कर सकते जब तक कि मूल प्रस्ताव का संदर्भ इसके साथ ना दिया हो, राइट। अब इसके बाद देखिए एक और वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं कटौती प्रस्ताव। ठीक है, तो देखिए कटौती प्रस्ताव, जब सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो उसको कटौती प्रस्ताव कहते हैं। यदि ये प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो वाद विवाद को तुरंत रोक देते हैं और मतदान के लिए जो है प्रस्ताव को रखा जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण कटौती, जिसमें सदस्य की ओर से ये कह के रखा जाता है भाई बहुत चर्चा हो चुकी है, पर्याप्त हो चुकी है, अब जो है वोटिंग करनी चाहिए। दूसरा होता है घटकों में कटौती, नाम से ही पता चल रहा है। इसका मतलब ये है जो विधेयक है या संकल्प है उसके जो अलग अलग घटक है उनके ग्रुप बना लेते हैं और जो वोटिंग होगी, जो चर्चा होगी, ग्रुप पे ही होगी, ना कि एक एक खंड को हम अलग अलग से देखेंगे। तो ग्रुप पर जो है इस पर चर्चा की जाती है और पूर्ण रूप से इसको मतदान के लिए फिर रखा जाता है। एक होता है फिर कंगारू कटौती। देखिए इस प्रकार के प्रस्ताव में जो केवल बहुत इंपॉर्टेंट खंड होते हैं उन पर ही बहस और मतदान होती है। शेष जो पार्ट होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है और उनको ऑटोमेटिकली पारित जो है मान लिया जाता है। एक होता है देखिए गिलोटिन प्रस्ताव। जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो किसी को लगता है कि भाई वोट कराने से पहले ढंग से चर्चा होनी जरूरी है, तो इस तरह का प्रस्ताव देखिए रखा जाता है। इसके बाद देखिए एक आता है आपका विशेषाधिकार प्रस्ताव। जब कोई मंत्री संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन करे, ऐसा किसी सदस्य को फील हो तो वो इसको लेकर आता है। ये किसी सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है जब उसको ऐसा लगता है कि मंत्री या तो तथ्यों को सही नहीं बता रहा या सूचना गलत दे रहा है, और ऐसा करके वो सदन का या सदन के एक या एक से अधिक सदस्यों का जो विशेषाधिकार है उसका उल्लंघन करता है। इसका मेन जो मोटिव होता है वो संबंधित मंत्री की देखिए निंदा करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। आइए अब इसके बारे में भी समझ लेते हैं। इसके तहत देखिए क्या होता है, अगर सदन का कोई सदस्य है वो मंत्री का ध्यान किसी बहुत इंपॉर्टेंट लोक महत्व के मुद्दे की ओर खींचना चाहता है तो वो सदन के पीठासीन अधिकारी की पहले से अनुमति लेकर ऐसा कर सकता है। जैसे शून्यकाल, 0R भी एक क्या है, इनोवेशन है ना, 1900, तो ये भी क्या है, एक इनोवेशन है और ये 1954 से अस्तित्व में। फर्क बस इतना है, शून्यकाल का देखिए प्रक्रिया नियमों में उल्लेख नहीं है जबकि इसका जो है प्रक्रिया नियमों में उल्लेख किया गया है, राइट। आप नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है आपका स्थगन प्रस्ताव। तो देखिए जब किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करना बहुत जरूरी हो गया हो तो सदन की कार्रवाई जो नॉर्मल चल रही है उसको रोकना है, उसको रोककर फिर आप किसी मामले पर चर्चा करें तो ये उसके लिए लाया जाता है। और इसमें देखिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है और उस मामले पर चर्चा होना शुरू हो जाता है। यह प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है, लेकिन जब स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा तो चर्चा 2.5 घंटे से कम की नहीं होती, इतनी तो होगी ही। फिर एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। देखिए अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। हम तो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, और आप तो बहुत इंटेलिजेंट, आपको पता है। इसका मतलब ये है कि जो मंत्री परिषद है वो तभी तक है जब तक उसे सदन में बहुमत है। अगर बहुमत हट गया तो मंत्री परिषद नहीं रह पाएगी। तो अगर जो लोकसभा है वो देखिए अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर दे तो मंत्रिमंडल को हटा सकती है। हालांकि ऐसे प्रस्ताव को लाने के लिए ही कम से कम 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। अब जैसे अविश्वास प्रस्ताव है ऐसे ही विश्वास प्रस्ताव भी होता है। देखिए हमारे यहाँ क्या है, हंग एक तरीके से आप कह सकते हैं गवर्नमेंट बनती है, यानी कि बहुत सारे दल हैं, किसी को भी बहुमत नहीं मिला है, सब लोग मिलकर गठजोड़ करके सरकार बना रहे हैं। तो कई बार ना बहुत चिंता रहती है कि आज इसने इसको सपोर्ट कर दिया, कल को पैसे खा के किसी और को सपोर्ट कर दिया, तो सरकार को बहुत खतरा रहता है कि हम अल्पमत में ना चले जाएं। तो गठबंधन की सरकार, तो उससे निपटने के लिए एक सुरक्षा उपाय के तौर पर विश्वास प्रस्ताव का प्रावधान किया है। इसमें क्या होता है, जो कमजोर बहुमत वाली सरकार होती है उसको बोला जाता है ठीक है आप सरकार बना लो, आप कह रहे हो कि आपके पास बहुमत है, लेकिन बाद में आप क्या करो, विश्वास प्रस्ताव लाकर इस चीज को साबित करो सदन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो क्षीण बहुमत वाली सरकारें होती हैं वो सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित होती हैं और उनको कहा जाता है कि आप देखिए अपना बहुमत साबित कीजिए। अगर ये प्रस्ताव लाया और ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो सरकार भी गिर जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक होता है धन्यवाद प्रस्ताव। ठीक है, थैंक्स मोशन। तो देखिए प्रत्येक आम चुनाव का जो पहला सत्र होता है, 5 साल में एक बार आम चुनाव होते हैं जनरली, उसका जो पहला सेशन होगा और साथ में हर वित्तीय वर्ष का जो पहला सेशन होगा, जो भी फाइनेंशियल ईयर का पहला सेशन होता है, उसमें जो राष्ट्रपति हैं वो सदन को संबोधित करते हैं, हाय हेलो बोलते हैं। इस हाय हेलो में जो राष्ट्रपति हैं वो पिछले साल हमने क्या कुछ अच्छा किया, सरकार की बहुत सारी तारीफ की, ये किया वो क्या, ये बताते हैं, और आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे, क्या हमारी पॉलिसीज रहेंगी, क्या हमारी योजनाएं रहेगी, इसके बारे में बताते हैं। ये दरअसल जो राष्ट्रपति का संबोधन है ये ब्रिटेन के राजा के भाषण से लिया गया है।
दोनों सदनों में इस पे चर्चा होती है। इसी को देखिए धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। इस प्रस्ताव को बाद में मत विभाजन के लिए रखा जाता है। इसका देखिए पारित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये पारित नहीं हुआ मतलब लोकसभा या जो हमारा सदन है वो देखिए हमारी जो सरकार की नीतियां है उसको सपोर्ट नहीं करता, मतलब सरकार को सपोर्ट नहीं करता। तो अगर ये पारित ना हो तो देखिए सरकार जो है गिर सकती है, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए शहरी जो हमारी सरकारें होती हैं उनके लिए हम अलग अलग नाम यूज करते हैं, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, छावनी परिषद, बोर्ड। तो इन सब का मतलब क्या होता है इसको थोड़ा सा देखिए देख लेते हैं, ताकि अगर प्रश्न आए तो हमें पता हो। तो एक वर्ड तो यूज होता है देखिए नगर निगम। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर जो बड़े शहर हैं उनके प्रशासन के लिए नगर निगम बनाए गए हैं। एक नगर निगम में देखिए 3 प्राधिकरण होते हैं, अर्थात परिषद, स्थायी समितियां और आयुक्त परिषद। इनका नेतृत्व देखिए मेयर करता है। एक डिप्टी मेयर के द्वारा इसको सहायता दी जाती है। 1 साल के नवीकरणीय कार्यकाल के लिए अधिकांश राज्यों में चुने जाते हैं। देखिए हम लोकल गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ राज्यों में नियम अलग हो, लेकिन हम जनरली जो अधिकतम राज्यों में नियम है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। नगर आयुक्त की नियुक्ति देखिए राज्य सरकार के द्वारा की जाती है और आमतौर पर वो एक आईएएस सदस्य होता है। दूसरा जो वर्ड यूज होता है वो होता है नगर पालिका। देखिए नगर पालिकाओं की स्थापना जो कस्बे हैं, जो छोटे शहर हैं, उनके प्रशासन के लिए किया जाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका के दिन प्रतिदिन के सामान्य प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। इसके बाद आती है देखिए अधिसूचित क्षेत्रीय समिति, कुछ नोटिफाइड एरिया कमिटीज होती हैं। देखिए 2 प्रकार के क्षेत्रों के प्रशासन के लिए इस तरह की समिति बनाई जाती है। एक तो औद्योगिकरण के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण तेजी से कोई विकासशील शहर हो, जैसे सिडकुल है उत्तराखंड में, या फिर एक ऐसा शहर जो नगर पालिका के गठन के लिए आवश्यक सारी शर्तों को पूरा नहीं करता लेकिन आने वाले टाइम में जरूरत पड़ेगी। देखिए तो उसमें ये होता है। नगर पालिका के विपरीत ये पूरी तरह से एक नामित निकाय होता है। क्या है, पूरी तरीके से नॉमिनेटेड बॉडी है, हर किसी को जो है सरकार नामित कर देती है। तो अध्यक्ष हो या अधिसूचित क्षेत्र समिति के सभी सदस्य हो, उनको राज्य सरकार के द्वारा नामित किया जाता है, राइट। इसके बाद आता है आपका टाउन एरिया। देखिए छोटे शहर के प्रशासन के लिए टाउन एरिया कमेटी का गठन किया जाता है। ये एक अर्ध नगर पालिका प्राधिकरण है। जल निकासी, सड़क, स्ट्रीट लाइटिंग, संरक्षण जैसी सीमित संख्या में कुछ नागरिक कार्य होते हैं जो इसको सौंपे गए हैं। ठीक है, एक राज्य विधायिका के एक अलग अधिनियम के द्वारा इसको बनाया जाता है। और फिर हमारा आते हैं छावनी बोर्ड, जिनमें मैंने आपको कैटेगरी पढ़ाया भी था कि कितनी जनसंख्या तक कितनी कैटेगरी बोली जाती है। ठीक है, तो जो छावनी क्षेत्र है उसमें नागरिक आबादी के लिए नगर पालिका प्रशासन के लिए छावनी बोर्ड की स्थापना की जाती है। 2006 के छावनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसको स्थापित किया गया था। एक छावनी बोर्ड में आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्य 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करते हैं, जबकि जो नामांकित सदस्य होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं। वो तो जब तक बने रहते हैं जब तक कि उस कार्यालय में पद धारण करते हैं, राइट। अब इसके बाद आता है देखिए बस्ती, एक प्रकार की शहरी सरकार की स्थापना बड़े सार्वजनिक उद्यमों द्वारा संयंत्रों के पास बनी जो आवासीय कॉलोनीज में रहने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए की जाती है। ठीक है, इसमें कोई भी निर्वाचित सदस्य नहीं होता। फिर पत्तनन्यास देखिए मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई जैसे बंदरगाह क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। 2 उद्देश्य है, एक तो बंदरगाहों का प्रबंधन किया जाए, उनकी सुरक्षा की जाए, दूसरे वहां पर नागरिक सुविधाएं प्रदान की जाए। ये बंदरगाह ट्रस्ट संसद के एक अधिनियम के द्वारा बनाए गए हैं। अब देखिए हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। केवल 3 बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है, उनको भी जल्दी से देख लेते हैं और फिर पॉलिटी की जो लिस्टिंग का वीडियो है ये कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो को बार बार सुनिएगा, रिवाइज कीजिएगा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा आपका जो नहीं मतलब आपका प्रिपेयर हो, क्योंकि मैंने बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको चीजें बताई हैं, राइट। तो आपने क्या करना है, इसको बस रिवाइज करना है और आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देना है कि मैम ने आपको कैसा पढ़ाया है, आपको कैसा समझ में आया है, ताकि मैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला आयोग कौन सा है, धर आयोग है। तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए इसको लाया गया था। तो 1948 में भारत सरकार ने एस के धर जो आयोग था उसकी मतलब जो रिकमेंडेशन वगैरह थी है ना, उसकी व्यवहार्यता की जांच उनको करनी थी, इन सारी चीजों को वो कर रहे थे। आपने सिर्फ एक ही वर्ड ध्यान रखना है जो जरूरी है, वो है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बारे में बातचीत करने के लिए धर आयोग आया था। इसने दिसंबर 1948 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और इसने ये कहा था, अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाषाई आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। तो कई बार पूछा जा सकता है कि धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि उन्होंने तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर कहा था, राइट। अब देखिए आपका हो जाता है जेवीपी समिति, इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ
भाई पटेल और पट्टाभी सीतामरैया थे, इसीलिए इसको जेवीपी समिति कहते थे। 1948 में गठित हुई थी, अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इसने भी देखिए राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा को एक औपचारिक आधार के रूप में मानने को ऑफिशियली खारिज कर दिया था। हालांकि फिर अक्टूबर 1953 में मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके पहला भाषाई आधार पर जो राज्य बना वो था आंध्र प्रदेश, और इसको बनाने के लिए मजबूर होना पड़ गया था। फिर देखिए लास्ट जो है वो है फजल अली आयोग। 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग था। अन्य 2 सदस्य कौन थे? तो के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू थे। सितंबर 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। राज्य पुनर्गठन के आधार के रूप में इन्होंने व्यापक रूप से स्वीकार की गई भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया गया था। बल्कि इन्होंने तो ये कहा था जो राज्य और क्षेत्रों का जो वर्गीकरण है बेसिकली उसको थोड़ा और क्या है अच्छा करो, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला था। तो देखिए कहीं ना कहीं भाषा वाली बात को लेके ना थोड़ा नेगेटिव ही इन लोगों की अप्रोच रही थी। ये लोग कहते थे देखिए लैंग्वेज तो क्या है, आप कैसे पता करेंगे कि एक बॉर्डर पे एक लैंग्वेज बोलने वाले खत्म हो जाते हैं दूसरे शुरू होते हैं, ये तो मतलब हो ही नहीं सकता ना। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव आपको अच्छा कैसे हो वो एक्चुअली करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पॉलिटी लिस्टिंग का वीडियो समाप्त होता है। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आप कमेंट करके बताइए कि मैं कौन सा नया वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आऊं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। आपने इतना टाइम दिया, इतने आपके धैर्य के साथ आपने पढ़ाई की है, इसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी प्रार्थना है आप अच्छे से पढ़ते रहें और बहुत जल्दी सफल हो जाएं। नमस्कार।